नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लगातार एक सप्ताह तक चलने वाले संविधान सप्ताह में हम आपको हर रोज संविधान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और उससे जुड़ी बातें और किस तरीके से भारतीय लोकतंत्र में संविधान की भूमिका रही है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये हस्तलिखित संविधान है जिसमें 48 आर्टिकल हैं। हालांकि इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त जरूर लगा, लेकिन इसमें लचीलापन है क्योंकि वक्त के साथ इसमें बदलाव के विकल्प भी दिए गए हैं। लेकिन आज अपने इस कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में एक बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में किस तरीके से संविधान की भूमिका रही है। अब तक के सफर में किस तरीके से अलग अलग संस्थाओं, राज्यों और व्यक्ति के तौर पर अधिकारों को देखें या उसकी विकास यात्रा को, उसमें संविधान किस तरीके से हर वक्त साथ खड़ा हुआ नजर आया है। और जहां पर भी इसमें बदलाव, संशोधन की जरूरत महसूस हुई है, समय समय पर इसमें वो बदलाव भी किए गए हैं। और इसका असर किस तरीके से हमने देखा है आज़ादी के बाद से 2020 तक, ये भी समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं देशरत्न निगम, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ चक्षु राय जी हैं, जो कि PRS में आउटरीच कार्यक्रम के हेड हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर SP श्रीवास्तव जी हैं, जो कि नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल में हैं, आपका स्वागत है। शुरुआत में निगम साहब आपसे करना चाहूँगा कि जब हम एक लोकतंत्र के तौर पर अपने सफ़र को देखते हैं और उसमें अगर हम संविधान की भूमिका को समझें, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, बेहतर समझा पाएंगे कि वो किस तरीके से नज़र आती है, एक आम आदमी के नज़रिए से, एक समाज के नज़रिए से, एक देश के नज़रिए से। जी, देखिए, अगर हमें अपने संविधान को समझना है तो हमें अपने पड़ोसी देशों को देखना पड़ेगा। वहाँ क्या हुआ और हमारे यहाँ क्या हुआ और हमारे संविधान ने हमें किस तरह से आगे बढ़ाया लोकतंत्र और स्वतंत्र राह पर। जिस तरह से सरकारें आईं और गईं, चुनाव हुए, और उसको अगर देखें तो जो प्रक्रिया हमारे संविधान में दी हुई है वही लागू हुई, उसी पे हम चले। और आज भी जो सरकारें हैं इसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आ रही हैं और जा रही हैं। कहीं कोई डिक्टेटरशिप नहीं हुई, कहीं किसी तरह का, हाँ, एक काला अध्याय इमरजेंसी का जरूर आया, लेकिन जनता सशक्त थी, उन्होंने उस बात को, सरकार उस वक्त बदल दी थी, तो आगे आने वालों के लिए एक पाठ भी पढ़ा दिया था कि इस तरह का कोई आप खेल या खिलवाड़ ना करें राष्ट्र के साथ। देखिए, कोई भी जो अच्छा संविधान बनता है तो वो क्या करता है कि वो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता का रखवाला होता है, वो उसका बचाव करता है, उसके बारे में बताता है, अपने नागरिकों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है और मूलभूत अधिकार देता है और मूलभूत दायित्वों का बोध कराता है। और 3 जो अंग हैं हमारे राष्ट्र में, सरकारी अंग हुआ या आपका न्यायपालिका हुई या संसद हुई, उनके अधिकार क्षेत्र बताता है, उनके ऊपर संतुलन और नियंत्रण दोनों ही रखता है, चेक एंड बैलेंसेस रखता है। स्वतंत्र न्यायपालिका देता है, स्वतंत्र आपको संसद भी देता है और सरकार भी स्वतंत्र रहे कानून के दायरे में कार्य करने के लिए। और ये सरकार ईमानदारी से काम करे, अच्छे तरीके से, उसकी भी जो प्रक्रिया है उसको भी सुनियोजित करता है। अगर आप देखें कि आपके अधिकार हैं और या दायित्व है, वो दोनों का बोध और रक्षा आपकी न्यायपालिका करती है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और ये सरकारें आए कैसे, उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया है। जो करदाता है और उनके जो पैसे हैं उनका सही और ईमानदारी से इस्तेमाल हो, तो ऑडिट की प्रोविजंस दिए हुए हैं, CAG का प्रोविजंस दिया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो जनता का पैसा है उसका सही उपयोग हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। और एक बैलेंस बना के रखता है आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो आपके पॉलिसी गाइडलाइंस करते हैं कि ये आपकी पॉलिसीज़ इसके तहत बननी चाहिए। तो एक जो मूलभूत ढांचा आपका जो दिया हुआ है आपने, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, बाकी तो अंदर हम बाद में जाएंगे, तो ये आपको बताता है कि सरकारें किस तरह चलनी चाहिए और बताता है, ये भी बताता है कि जनता सुप्रीम है, सर्वोच्च है, भारतीय जनता सर्वोच्च है
इसलिए क्योंकि ये संविधान जनता ने ही दिया है अपने आप को, और ये जनता वो जनता है जो आज की जनता है। ऐसा नहीं है कि जो जनता उस वक्त थी, ये जनता अलाइव एंड किकिंग जिसको कहते हैं, आज की जनता है। वो संविधान हमको हर दिन देती है, ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया गया। तो इसको बहुत ही जीवंत संविधान बोला जाता है कि, और जनता इस पर हमेशा नजर रखती है। श्रीवास्तव साहब, क्योंकि जब हम भारत जैसे लोकतंत्र को देखते हैं, उसके सफर को देखें, और जब शुरुआत हुई, आज़ादी मिली, उस वक्त के जो हालात थे, चाहे वो अलग अलग राज्यों की बात करें, समाज की बात करें, वर्ग की बात करें, आर्थिक या सामाजिक तौर पर विषमता की बात करें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट संविधान सभा में अलग अलग बहसों के जरिए जो हमारे पास मूर्त रूप में सामने आया, किस तरीके से आप देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस और एक आम व्यक्ति, आम आदमी और शीर्ष पर बैठे आदमी के बीच जो एक रिश्ता है वो, और दूसरा कार्य पद्धति, और उसके बाद निगरानी का सिस्टम, कैसे ये संविधान देता है और किस तरीके से ये लोकतंत्र उसके जरिए आगे बढ़ता है, मजबूत होता है, खुशहाली की तरफ, खुशहाली के रास्ते की तरफ बढ़ता है। संविधान एक आधारभूत ढांचा है जिसके आधार पर पूरी सरकार चलती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम एकदम वर्तमान में देखते हैं कि संविधान की क्या कमियां हैं, लेकिन आप इसकी रफ्तार को देखिए और इसकी प्रगति को देखिए धीमे धीमे, तो किस तरह से हमारे संविधान ने, हमारी न्यायपालिका ने हमारे संविधान के माध्यम से इस व्यवस्था को कितना मजबूत किया है, इसे देखना बहुत ही आवश्यक है। मैं न्यायपालिका की बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं न्यायिक अकादमी से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस तरह से धीरे धीरे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन को छोड़ के बहुत ही लिबरल और ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया है और न्यायपालिका को रियली इफेक्टिव बनाया है। आलोचनाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि हमको न्याय नहीं मिलता है या बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी देखिएगा तो अभी भी न्यायपालिका ही एकमात्र ऐसा उपचार है जहां पर आदमी को विश्वास है। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हुए सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कितना विस्तृत और कितना विस्तारवादी इंटरप्रिटेशन किया है कि कई अधिकार, कई चीजें जो कि छूट गई थी लिखित संविधान में, उसे हमने समावेशित कर लिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका का फंडामेंटल रूल था, जिसको कि हम लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन 75 में मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने यहाँ आत्मसात कर लिया है। राइट्स बहुत से बढ़ा के रख दिए हैं। हम पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान देते हैं, शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देते हैं, हर चीज पर हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उच्च न्यायालयों के माध्यम से आज ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो हमने आधारभूत ढांचा खड़ा किया था संविधान बना के, उसे हमने बहुत विस्तारित किया है। वर्तमान में हो सकता है हमें ऐसा लगे कि हम बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इसको अगर एक पृष्ठभूमि में देखेंगे, बैकग्राउंड में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई हमारी जर्नी बहुत ही शानदार रही और हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। आज भी लोग न्यायपालिका में आते हैं, उनको उपचार मिलता है। कोई संस्था शायद नहीं होगी कि आज सुबह एप्लीकेशन लगाइए, दोपहर में आपको ऑर्डर मिल जाता है। न्यायपालिका में ऐसा होता है। तो ये बड़ी कम चीज नहीं होती है, लोगों को विश्वास होता है कि वो जाके उपचार ले सकते हैं। तो इसे देखते हुए हम जानते हैं कि न्यायपालिका जो कि लोकतंत्र का एकमात्र मजबूत आधार है, बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस न्यायपालिका को हमारे संविधान ने बहुत ही मजबूत बनाया है और हमारे न्यायाधीशों ने भी इसको बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया। धीमे धीमे प्रशिक्षण के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं कि न्यायिक अधिकारियों को धीमे धीमे, हर स्टेट में एक एकेडमी है, सेंटर की एकेडमी भोपाल में स्थित है। एकेडमी में न्यायिक अधिकारी जजेस आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और अपने को और ज़्यादा मजबूत करके वापस न्यायपालिका में जाते हैं और काम करते हैं। इनका प्रभाव होता है, तो हर चीज़ बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, जिनको कि जब आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई हमारा न्यायपालिका के माध्यम से अपना लोकतंत्र बहुत मजबूत होता जा रहा है। श्रीवास्तव साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन हम अगर तमाम अंगों को एक साथ देखने की कोशिश करें, और चक्षु जी, क्योंकि अगर हम जो हमारी विधानसभाएं हैं या हमारी जो संसद है, अगर उस नज़रिए को देखें और जो संविधान में इसके अधिकार दिए गए, किस तरीके से आम पब्लिक को रूल्स मिलेंगे, कैसे उनकी कार्यशैली तय होगी, उसे आप कैसे देखते हैं? और ये जो टूल संविधान में
जिस मकसद के साथ उनकी स्थापना की गई, और वो उस दौर में, यानी कि मैं कहूँ कि 50 के दशक में जब इसकी बात होती है, चर्चा होती है, वो आज के दिन भी किस तरीके से जो है प्रैक्टिकल दिखते हैं, धरातल पर उनका असर दिखता है, और किस तरीके से दूरगामी नतीजों को देखते हुए संविधान में उनको जोड़ा गया। रविंद्र, आपने जो बात रखी है उससे मैं बहुत सहमत हूँ। आप ये देखें कि एक जो ऐसा दस्तावेज जो कि 1950 में बना था, वो आज भी देश का मार्गदर्शन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो संविधान है वो एक जीवित दस्तावेज है, जिसकी बात मेरे फेलो पैनलिस्ट भी कर रहे थे। बट पिछले 60-65 सालों में जो संविधान में धीरे धीरे बदलाव लाए गए, उन बदलावों का मकसद ये है कि संविधान करंट रहे। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो लोग उससे चाहते हैं, जो देश के सामने नई चुनौतियां हैं, संविधान उनको पूरी तरह से एड्रेस कर पाए। आपने विधायिका की बात करी, और श्रीवास्तव साहब उससे पहले न्यायपालिका की बात कर रहे थे। संविधान एक भूमिका बांधता है, और वो भूमिका ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों में एक थोड़ा सा ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं अपने अपने अलग अलग डोमेन में। और हमारे संविधान ने पूरी कोशिश करी है कि ऐसा संविधान बना कि न्यायपालिका के पास, कार्यपालिका पास और विधायिका के पास अपना अलग अलग क्षेत्र हो काम करने का, और एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर ना। जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे संविधान ने दो तरह से स्पष्ट करी। एक कि जो कानून बनेगा उस बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह का बहुमत चाहिए होगा, क्या अगर दोनों जब सदन, राज्यसभा और लोकसभा किसी चीज पर सहमत नहीं होंगे तो उस सहमति को लाने के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, अगर संविधान को बदलना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। संविधान को बदलने के लिए संविधान एक थोड़ा सा उसमें एक चेक ये भी डाला गया कि सिर्फ लोकसभा की अगर बहुमत हो और जॉइंट सेशन बुलाकर आप संविधान को नहीं बदल सकते हैं, ये डाला गया। राज्यों को ये फ्रीडम दी गई कि अगर उन्हें एक दूसरा सदन चाहिए तो वो कर सकते हैं, और अगर उन्हें दूसरा सदन नहीं चाहिए तो वो दूसरे सदन को हटा भी सकते हैं, ये भी किया गया। एक थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन लाना पाऊंगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो वहां पे ये होता है कि अगर उनके सदन में अगर बजट नहीं पास हो पाता है तो उनकी जो सरकार है वो शट डाउन में चली जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई सरकार अपना बजट संसद में पास नहीं करा पाती है तो इसका मतलब उसके पास संसद का सपोर्ट नहीं है और उसका इस्तीफा हो जाता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ चुनी हुई जो चुना हुआ जो सदन है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, उसी के पास पावर ऑफ द पर्स है, बजट की उसके पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें जो हमारी विधायिका करती है, वो उसका नेतृत्व जो करते हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के लिए और जो लोकसभा के स्पीकर हैं, जब उनका शपथ ग्रहण होता है तो वो ये कहते हैं कि वो संविधान को बचा के रखेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट हमारे यहाँ पे द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर कम फ्रॉम द हाउस। उपराष्ट्रपति जी नहीं आते हैं, वो सदन का हिस्सा नहीं होते हैं, बट अधिकतर ये देखा गया है दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स गाइड द हाउस। एक आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये नहीं है कि अगर विधायिका कोई कानून बना देती है तो वो एकदम फुल और फाइनल हो जाता है। अगर वो कानून संविधान के किसी आर्टिकल के खिलाफ जाता है या संविधान को वायलेट कर रहा होता है तो विधायिका का, न्यायपालिका का पूरा हक होता है कि उसे वो खारिज कर सके। एक आखिरी चीज, क्योंकि श्रीवास्तव साहब न्यायपालिका की बात कर रहे थे, मैं इस पर थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा। जब हमारा संविधान पारित हुआ
तो उसके बाद लोगों ने संविधान को अपनाना शुरू किया। मैं कहीं एक जगह एक आंकड़ा पढ़ रहा था जी। और उस आंकड़े पे मैंने ये पढ़ा कि 1950 में लगभग 600 से 700 रिट सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल करी गई। 1960 से लेके 1950 से लेके 1962 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 3800 केस सुने। इसी 12 साल के अंतराल में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल से कुछ हजार एक केस सुने हुए होंगे। तो जो संविधान को अपनाने की प्रक्रिया थी वो बाद में नहीं शुरू हुई। संविधान को मेरे जैसे आपके जैसे सिटीजन्स ने उसको संविधान को बनते ही अपनाना शुरू कर दिया और जुडिशरी के पास जाने लगे अपनी शिकायतें लेके सरकार को रोकने के लिए या फिर अपनी ग्रीवियंसेस को लेके जिसका उन्हें रिड्रेसल चाहिए। बिल्कुल बेगम साहब, क्योंकि जब हम देखते हैं संविधान में जिस तरीके से उस वक्त में जब अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हो, उनके दायरे की बात हो या फिर व्यक्ति की निजता, उसके अधिकार या कर्तव्यों की बात हो, उसका भी एक सीमांकन किया गया और साथ ही साथ कोई भी किसी दूसरे की सीमा रेखा तक पहुंचे जरूर लेकिन उसका उल्लंघन न करे, इसके लिए एक न्यायिक तौर पर जो सिस्टम खड़ा किया गया। कैसे देखते हैं कि ये जो अलग अलग संस्थान या जो लिमिटेशंस या सीमाएं तैयार की संविधान ने, उसका लोकतंत्र की ग्रोथ यानी कि मैं कहूँ कि वहाँ के देश के विकास और उसके साथ साथ उसकी मजबूती में ये कितना क्रूशियल रोल इनका अब तक दिखता है? रविंद्र जी, मैं इस विषय में ये बता दूं कि हमारे संविधान ने हर एक की सीमाएं तय करी हैं, वो उसको लांघना नहीं है। जैसे कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई या विधायिका हुई, इनको अपने अपने क्षेत्र में काम करना है। अगर वो दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ न्यायपालिका हमारे बीच में आ जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे जो हमारा अनुच्छेद 226 है और 32 है, ये केंद्र में है। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किसी को कोई परेशानी है, चाहे वो राज्य हो या आम नागरिक हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अपने ग्रीवेंस के लिए जा सकता है और वहां से रिलीफ ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो या केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा हो या किसी का कानूनी हक है या मूलभूत अधिकार है, उसके बारे में कोई उसको अगर ग्रीवेंस है तो वो जा सकता है। और विकास देखिए तभी संभव है जो हमारा संघीय ढांचा है, जिसमें कि राज्य सरकारों के लिए अलग एक लिस्ट बनी हुई है और यूनियन के लिए एक अलग लिस्ट बनी हुई है, कंकरेंट लिस्ट बनी है, जिसमें वो अपने अपने क्षेत्र में काम करें। अगर नहीं करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में दखल देने की कोशिश करते हैं, तो विकास भी नहीं होगा और आप चारों तरफ केओस देखेंगे। तो ये बहुत ही सोच विचार करके ये तीनों लिस्ट बनाई गई हैं। कहीं कोई झगड़ा होता है दो राज्यों के बीच में तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये, और जैसे चुनाव प्रक्रिया है हमारी, इलेक्शन कमीशन का जो निर्धारण किया हमारे संविधान ने, ये बहुत बड़ी बात है। उसको चुनाव करवाने हैं और जो आपको जो आपको राइट दिया हुआ है आपको अपने वोट का, वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो आपका लीगल राइट है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आता है। ये भी बहुत सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसे हालात हो सकते हैं कि आपका वो हक उस वक्त सस्पेंड कर दिया जाए। तो जैसे इमरजेंसी हो गई, कुछ ऐसे हालात हो गए या वॉर हो गया, तो इसलिए उसको फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत उसको स्टैट्यूटरी राइट दिया हुआ है, कानूनी हक है वो अलग से। तो ये बहुत सोच समझ के जो चीजें की गई हैं। और दूसरा आप ये भी देखेंगे कि एक जो चीज है, एक संतुलन हमको चाहिए जो मूलभूत अधिकार है दायित्व के बीच में। आज की डेट में अगर आप देखें तो मूलभूत अधिकारों का पलड़ा ज्यादा भारी है और दायित्व बोध कम है हमारा, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो हमारा समाज, कोई भी समाज जिसमें दायित्व बोध नहीं होगा, तो उसमें वहां आपको परेशानियां नजर आएंगी जो आजकल आपको देखने को मिल रही हैं। और इस पर बहुत विचार चल रहा है कि ये जो दायित्व, मूलभूत दायित्व दिए गए हैं, इनको कैसे ऊंचे स्तर पर ले जाया जाए जिससे कि लोगों को समझ में आए। और ये सारी चीजें गंभीर हैं। और दूसरा, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ, ये अगर ये कोर्ट में एनफोर्सेबल होता, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, तो ये कब का आ चुका होता। ये परेशानी आपको आज नहीं उठानी पड़ती। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं होती।
तो एक जो समाज है, कुछ चीजें हैं, जैसे इवोल्यूशनरी है हमारा संविधान, जीवंत है, जीवित है और इवोल्यूशनरी है, और जनता को ये ताकत दी गई है कि समय और चुनौतियों के हिसाब से वो उसमें बदलाव करे। 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, 395 किसी समय आर्टिकल हुआ करते थे, आज 448 है। तो ये हमारे समय के अनुसार ये बदल रहा है, और ये इतना लचीला भी है और दृढ़ भी है। आप केशव नंदा भारती केस में आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, ये प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया। आप जो हमारी मूलभूत चीजें हैं, ढांचा है, उसे आप नहीं बदल सकते, तो दृढ़ भी हो गया। लेकिन संशोधन इतने हुए तो लचीला भी है, चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और हमारे संविधान बनाने वाले थे बहुत दूरदर्शी थे, और उनके मालूम था कि क्या चुनौतियां आएंगी, तो इसको लचीला भी रखा और एक तरीके से दृढ़ भी रखा। ओके, श्रीवास्तव साहब, क्योंकि जब हम दुनिया के अलग अलग देशों को देखते हैं, और ऐसा है कि जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त कई और दूसरे देशों ने उसके आसपास है, उसके बाद में अलग अलग तरीके के संविधान को अपनाया, लेकिन जो समानता का एक अधिकार या संविधान की नज़र में जिस तरीके से इक्वलिटी की बात की गई, किसी भी वर्ग, समाज, धर्म, या मैं कहूँ कि राज्यों के नज़रिए से, ये जो फैक्टर है ये भी कितना क्रूशियल दिखता है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके विकास के लिए ये इसका रोल कितना बड़ा हो जाता है। संविधान के और अधिकारों के साथ अगर हम इक्वलिटी के अधिकार की बात करते हैं तो ये इसकी आत्मा है, और बिना इक्वलिटी हुए आप किसी सक्सेसफुल संविधान की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो इक्वलिटी सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी को हमारे न्यायपालिका ने बहुत अच्छे से बचा के रखा है। जब कभी भी इक्वलिटी के अधिकार का हनन हुआ है, कोई भी आदमी स्ट्रेट वे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, या हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और इसको जब भी कोई सुनवाई होती है तो इसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है। और इक्वलिटी हमारे यहाँ दो तरह से रखी गई है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हर को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, और लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे बड़ा आदमी गिरफ्तार हो, चाहे छोटा आदमी गिरफ्तार हो, चाहे मजदूर गिरफ्तार हो, सबको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना है। बेल देने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। तो इक्वलिटी के अधिकार को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बचा के रखा है, और इसी इक्वलिटी के अधिकार को न्यायपालिका में एक दूसरे तरह से भी अपनाया है। कई लोग गरीब होते हैं, न्यायपालिका के सामने आते हैं, कई लोग बहुत सक्षम होते हैं, तो अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे तो इक्वलिटी नहीं हुई। तो गरीब आदमी को भी उसके बराबर लाना है, उसके लिए हमारे यहाँ पूरा तंत्र बना के रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड काउंसिल बनी हुई है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाती है कि अगर कोई गरीब आदमी है, अक्षम आदमी है, जो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर सकता है, तो उसको राज्य के खर्चे पर ये लीगल एड दिया जाएगा। और इस अधिकार को हमारे यहाँ इतना आगे ले गया है सुप्रीम कोर्ट, कहता है कि अगर किसी मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है तो मजिस्ट्रेट का ये दायित्व है कि उसको बताया कि उसको लीगल एड मिल सकता है। बहुत दूर तक ले गए हम लोग। ऐसा नहीं है कि हमने एक जज बैठा दिया, दोनों आदमी उसके सामने खड़े हो गए, अब दोनों आदमी अपना वकील रखें, नहीं रखेंगे तो हमसे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी गरीब है या किसी कारण से अपना वकील नहीं रह सकता है, तो शासन का ये दायित्व है कि वो उसको वकील प्रदान करे। और दायित्व को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मजिस्ट्रेट का ये दायित्व है कि उस आदमी को बताया कि तुमको ये अधिकार है कि तुमको लीगल एड मिल सकती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको दूंगा। तो देखिए, अधिकारों को, इक्वलिटी की रात को कहाँ तक हम लोग लेके गए। ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये विकास हुआ, लेकिन ये इतना मजबूत विकास है जो कि एक बहुत ही मजबूत धरातल प्रदान करता है लोकतंत्र को डेवलप करने के लिए। अच्छा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज है लोगों, लेकिन कॉमन आदमी सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वहां पर ये देखना जरूरी है कि आदमी को इक्वल प्रोटेक्शन मिल रहा है। और शायद इसके लिए प्रावधान जो किए गए संविधान में कि किस तरीके से अगर अदालती मसले हैं उसमें क्या राइट हैं और किस तरीके से आम आदमी उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन चक्षु साहब, एक जो संघीय ढांचा जब हम बात करते हैं, क्योंकि भारत में जिस तरीके से ढांचा है उस नज़रिए से अगर संविधान को देखें, राज्यों के नज़रिए से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, संवैधानिक जो ताकत है उन्हें मिलती है, उन्हें खड़ा करती है और फिर उन्हें राष्ट्र के तौर पर मजबूती देने के लिए एक कतार में खड़ा करती है। कविन साहब, जब देशरत्न निगम जी अपना ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे थे तो उन्होंने संघीय ढांचा के ऊपर थोड़ा सा टच किया था, और उन्होंने बताया था कि संविधान में 3 लिस्ट होती हैं जो कि ये बताती हैं कि राज्य सरकार किन चीज़ों पर, या राज्य की विधानसभाएं किन चीज़ों पर कानून बनाएंगी, केंद्र सरकार किन चीज़ों पर कानून बनाएंगी, और उनका तालमेल क्या रहेगा।
और ये तालमेल की बात इस संघीय ढांचे में काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और राज्य सरकार को ये लगता है कि उस कानून को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है उस राज्य के लिए। कोविड के समय पे हमने देखा था कि कुछ राज्यों ने जो लेबर लॉज थे उनको अपने राज्य की अनुसार थोड़ा सा अमेंड किया था। तो एक ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है संघीय ढांचे में कि अगर केंद्र सरकार का कोई कानून आता है और राज्य सरकार उसमें थोड़ा सी तब्दीली लानी चाहती है तो राज्य सरकार उसमें तब्दीली ला सकती है, विधानसभा से पास करा सकती है और उसके बाद राष्ट्रपति जी उसकी अनुमति दे सकते हैं। तो एक ये भी। दूसरा, जब संविधान हमारा बना था तब एक ये गारंटी थी कि जो टैक्सेशन की, स्टेट की जो टैक्सेशन की पावर होगी वो स्टेट के पास रहेगी। बट जब आपसी तालमेल था, सभी लोगों ने उस पर बाईपार्टिजान सपोर्ट था, तो ये भी देखा गया है कि जो हमारे राज्य हैं उन्होंने अपनी टैक्सेशन पावर एक यूनिफाइड बॉडी को की तरफ दे दी है। जो 2017 में जब जीएसटी का संवैधानिक संशोधन आया था उसने यही किया कि सब लोगों ने अग्री किया कि भाई एक जीएसटी काउंसिल होगी, पूरे राष्ट्र के लिए एक टैक्स एरिया होगा और राज्य उसके साथ अग्री कर। और हमारे राज्यों के पास एक ये भी है कि अगर उन्हें कभी लगता है कि वो किसी एक केंद्रीय कानून से सहमत नहीं है तो वो उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। अब वो बदलाव पारित हो और राष्ट्रपति जी उसे स्वीकृत करें ना करें वो एक अलग बात है, बट राज्यों के पास रेजोल्यूशंस पास करने की पावर है, राज्यों के पास पावर है कि वो ये कह सकें कि उन्हें किस तरह का कानून चाहिए। और हमारा संविधान जो केंद्र सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका भी एक पोर्शन राज्य सरकारों को भेजता है। तो एक ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव रजीम है। एक कविंद साहब, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। देशरत्न निगम जी ने एक चुनाव की बात करी थी कि वोटिंग एज अ राइट। अगर आप हमारा संविधान देखें और आप यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान देखें तो जब हमारा संविधान पारित हुआ था उसमें महिलाओं को, आपको और मेरे को, सभी को वोट करने की पावर थी। यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान में तो काफी समय बाद 1920 के करीब महिलाओं को वोट करने की आजादी मिली। हमारे संविधान में जो वोटिंग एज है उसको 1985 में लोअर भी कर दिया गया कि भाई पहले 21 साल थी, फिर उसको 85 में 18 साल कर दिया गया। यही हमारा संविधान है जिसने जो कुछ कम्युनिटीज हैं जिनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनका अभी रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में संवैधानिक उनको प्रोटेक्शन देने के लिए चीजें पास कर। एक आखिरी चीज, जब संविधान बना था तब गवर्नेंस काफी सिंप्लीफाइड थी कि भाई एक केंद्र सरकार होगी, एक पार्लियामेंट होगी, एक राज्य सरकार होंगी, राज्य की विधानसभाएं होंगी। बट जब ये देखा गया कि भाई गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, आपको एकदम एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस चाहिए, तो उसके लिए भी फिर 72nd और 73rd अमेंडमेंट लाया गया। तो पंचायती राज की बात ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफी इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है और हमें इसे ऐसे ही देखना चाहिए कि किस तरह से ये इवॉल्व होता रहे फॉर करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, वक्त भविष्य की ज़रूरतों के लिहाज से जिसमें लचीलापन है उसे और ज़्यादा मजबूत करता है और किसी भी लोकतंत्र जिसमें जिस देश में हो वहाँ के लिए संविधान उसकी रीढ़ कहा जाता है। और हमने देखा कि किस तरीके से अब तक हमने इसके ज़रिए अपने तमाम लक्ष्यों को हासिल करते हम लगातार आगे बढ़े। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।